दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। इससे पिछले भाग अर्थात भाग 1 के अंदर हमने ठोस तथा द्रव की अवस्था तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास किया था। और आज के लेक्चर 2 अर्थात भाग 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो उसमें तीसरी अवस्था अर्थात हम आज पढ़ेंगे गैस अवस्था के बारे में। गैस अवस्था की बात करें तो गैस के लिए काम आता है हमारे गैसों का एक गतिज सिद्धांत। इसके लिए हमारे सामने एक गतिज सिद्धांत आता है। गतिज सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं कि गैसों में जो अणु होते हैं उनके बीच का क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य होता है। यह बल कैसा होता है, नगण्य होता है, अर्थात उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो न के बराबर होता है। इसलिए गैस के अणु क्या होते हैं, स्वच्छंद गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, स्वच्छंद गति करते हैं, अर्थात इधर उधर कैसे भी गति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य होता है। अब गैसों के जो परमाणु होते हैं उनमें विसरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रबल पाई जाती है। गैसों के जो परमाणु होते हैं उनकी विसरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रबल होती है। गैसों के अणु क्या द्रव में भी विसरित हो जाते हैं। गैसों के अणु क्या द्रव में भी विसरित हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जल में भी घुल जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जल में घुल जाती है। गैसों की बात करें तो गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं गैसों की विशेषताओं के बारे में। तो गैसीय अवस्था होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैसों के अणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। गैसों के अणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। गैस के एक अणु का आयतन क्या होता है, गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के एक अणु का आयतन क्या होता है, गैस के कुल आयतन की बात करें तो उसकी तुलना में कैसा होता है, नगण्य होता है। गैसीय अणु की गति पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन वह पड़ता कितना पड़ता है, नगण्य जैसा प्रभाव पड़ता है। अर्थात गैसीय अणु होते हैं उनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होता है, नगण्य रहता है। गैसों के अणु हैं वो क्या है, सीधी गति में गति करते हैं। गैसों के अणु क्या है, सीधी रेखा में गति करते हैं। आगे बात करें तो गैसीय अवस्था में अणु क्या उच्च गति से रैंडम गति करते हैं। गैसीय अवस्था में अणु क्या करते हैं, उच्च गति से रैंडम गति करते हैं। जिससे क्या होता है, दीवारों की जो पात्र की जो दीवारें होती है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव लगता है। जिस पात्र में उनको रखा जाता है उस पात्र की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दाब लगता है। आगे बात करें गैसीय अवस्था के बारे में तो गैस के जो अणु होते हैं ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिक होते हैं। अर्थात ये एक दूसरे से टकराने पर क्या गतिज ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। गैसों के अणु क्या करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराने पर गतिज ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। तो हमने गैसीय अवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। एक आखिरी विशेषता है, गैसों की प्रवृत्ति कैसी होती है, द्रव के समान प्रवाह करने की होती है। गैसों की प्रवृत्ति कैसी होती है, द्रव के समान प्रवाह करने की होती है। अतः गैसें भी क्या तरल पदार्थ की तरह मानी जाती है। गैसें भी क्या होती है, तरल पदार्थ की तरह मानी जाती है। जैसे तरल होता है वैसे ही गैसें मानी जाती है। तो हमने गैसों की कुछ विशेषताओं के बारे में देखा। अब गैसों से संबंधित कुछ नियमों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गैसों से संबंधित कुछ नियम है, जैसे कि हमारा पहला आता है बॉयल का नियम। पहला कौन सा नियम आता है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है कि हम ताप को स्थिर कर दें। क्या कर दें, तो ताप को यदि हम स्थिर कर दें तो आप इसको चित्र से भी समझ सकते हैं कि हमने 3 चीज़ ली है इसके अंदर। एक तो हमने दाब लिया है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या लिया है हमने, एक तो दाब लिया है जिसको प्रेशर, दूसरा हम लेते हैं आयतन, तीसरा लेते हैं ताप। 3 चीज़ ली है हमने, कौन कौन सी, एक तो ताप, एक लेते हैं दाब और तीसरा लेते हैं आयतन। इन तीनों के बीच में संबंध की बात करते हैं सभी नियमों के अंदर। पहला नियम आता है बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में हमने क्या किया है, हमने ताप को स्थिर कर दिया। क्या कर दिया, ताप को स्थिर कर दिया, ताप को बदल नहीं रहे। फिर क्या किया, जो हमारा दाब है और आयतन है ये एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसा। और समान अनुक्रमानुपाती का होता है ऐसा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का तो कैसा होता है, ऐसा, और व्युत्क्रमानुपाती का होता है ऐसा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 की बट्टा में, तो 1 के बट्टा में क्या है, v है, किसके, p के, अर्थात दाब के बराबर में क्या होगा,
1/V। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो हमने क्या किया है, 3 चीज़ें लिए, एक ताप लिया है, एक दाब लिया है और एक आयतन लिया है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि यदि हम ताप को स्थिर कर दें तो गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ताप को स्थिर कर दें तो गैस की जो निश्चित मात्रा है तो उसका दाब क्या होता है, उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसे याद करेंगे और ये क्या है, बॉयल का नियम है। नाम इसे याद करने का कुछ तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हम बॉयल करते हैं, जैसे बॉयल का मतलब होता है कि अब किसी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हम गर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, ताप को स्थिर कर रहे हैं। तो जैसे बॉयल की बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको ठंडा भी नहीं कर रहे लेकिन ताप को स्थिर कर देते हैं, तब क्या है, उसका दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बॉयल से याद कर सकते हैं। अब आता है हमारा, इसको यदि कांस्टेंट, इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं और वो n आता है। फिर आता है हमारा दूसरा नियम, कौन सा, चार्ल्स का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम आता है। चार्ल्स के नियम में हम क्या कर रहे हैं, दाब को स्थिर रख रहे हैं। किसको, चार्ल्स के नियम में हम क्या, पहले वाले बॉयल के नियम में तो हम ताप को स्थिर रख रहे थे, अब दाब को स्थिर रखते हैं। और संबंध किसके बीच में ज्ञात करेंगे, आयतन और ताप के, आयतन और ताप के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो संबंध क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती का संबंध होता है। तो हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं चार्ल्स के नियम की, कि स्थिर दाब पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन क्या होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर क्या होता है, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन क्या होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो आप इसे याद रखना। समानुपाती का चिन्ह तो आप जानते ही हैं, आप तो जान ही गए होंगे। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह होता है, जैसे ये लगा हुआ है तो इसमें समानुपाती का चिन्ह है। और इसमें किस किस को गिना गया है, इसमें वेलोसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दो चीज़ों को गिना गया है। और कांस्टेंट किस रखा गया है, प्रेशर को। तो तीसरा नियम आता है हमारा गैसोलाक का नियम। कौन सा, गैसोलाक का नियम आता है। गैसोलाक के नियम की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करें, आयतन है ना, वॉल्यूम, इसको कांस्टेंट रखते हैं और संबंध किन किन के बीच में याद करते हैं, प्रेशर और हमारे टेम्परेचर के बीच में याद करते हैं। और ये कैसा होता है, समानुपाती। कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो परिभाषा के अनुसार देखिए गैसोलाक के नियम की, स्थिर आयतन पर क्या होता है, निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। ये नियम किसका, गैसोलाक का नियम है। तो इसमें क्या किया गया है, गैसोलाक में इस आयतन को स्थिर रखा गया है। क्या किया गया, आयतन को स्थिर रखा गया है। अब चौथा नियम आता है हमारा अवोगाद्रो का नियम। किसका, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, इसमें समान ताप और दाब अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रख दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। क्या होते हैं, समान आयतन वाली गैसें होती है, उनमें क्या होते हैं, समान संख्या में अणु होते हैं। यदि आपका ताप और दाब दोनों सेम है, ताप और दाब यदि आप बदलते नहीं हो तो जो जितनी भी समान आयतन वाले गैसें लेंगे तो उसमें क्या होगा, परमाणु की संख्या समान होगी। और ये किसका नियम है, अवोगाद्रो का नियम। अब अवोगाद्रो का नियम यही है कि हमने ताप और दाब सेम कर दिया तो जो किसके समानुपाती होते हैं, प्रेशर किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। अवोगाद्रो का नियम। अब एक आता आदर्श गैस समीकरण। क्या आता, आदर्श गैस समीकरण क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण आप याद रखेंगे, पी बराबर NRT। आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है, पी बराबर NRT। पी का मतलब होते हैं गैस का दाब, वी का मतलब गैस का आयतन, एन का मतलब जो ताप और दाब पे जो परमाणु की संख्या अर्थात मोलों की संख्या है, आर क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक, और टी क्या होता है, गैस का तापमान। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण। अब एक आता परीक्षा में कभी कभी आ जाता है जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, वो बताइए। डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वह क्या नियम है, इसके बारे में बताइए। इसका नियम बताते हैं आपको। क्या होता है कि अन्योन्य क्रियाविहीन जो गैसें होती हैं, अन्योन्य क्रियाविहीन जो गैसें होती हैं उनके मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अन्योन्य क्रियाविहीन जितने भी गैसें हैं, ठीक है, उनका जब आप जो मिश्रण है, जैसे मान लो एक आपने टंकी ले ली, उसमें बहुत सारी गैसें डाल दी और वो कौन सी, अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे से आपस में क्रिया नहीं करती है। वो कोई भी गैस दूसरी गैस से, अक्रिय गैसें हैं जो एक दूसरे से क्रियाएँ नहीं करती है, ऐसी गैसों को हमने एक टंकी के अंदर डाल के पैक कर दिया।
फिर पूछे कि बताओ इस टंकी का कुल दाब कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी गैसें जो जो गैसें इसके अंदर डाली गई है उन सब का दाब को यदि जोड़ दें तो उनके योग के बराबर क्या होगा, जो मिश्रण का दाब आ जाएगा। अर्थात पी कुल प्रेशर कितना होगा, पहली गैस का दाब, दूसरी गैस का, तीसरी, ऐसे जितनी भी गैसें हैं उन सब के गैसों का दाब डाल देंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको क्या रखना पड़ेगा, ताप और आयतन स्थिर रखना पड़ेगा, तभी यह डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है यह नियम लागू होगा। अब आता पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनका अंतर परिवर्तन की बात करें तो इंटरकन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ये कैसे होता है कि जैसे हमारी ठोस है, द्रव है और गैस। ठोस से जब आप द्रव बनाते हो तो इसे संगलन कहते हैं, और द्रव से जब आप ठोस बनाते हो तो इसे जमना कहते हैं। ये तो समझ गए होंगे, ठोस से जब द्रव बनाया जाता है तो इसे संकलन कहते हैं, द्रव से जब ठोस बनाएंगे तो इसे जमना कहेंगे। द्रव से जब आप गैस बनाते हैं तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं, द्रव से जब गैस बनती है तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से जब द्रव बनता है तो इसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये दोनों चीज़ हो गए। फिर एक क्रिया होता है ठोस से सीधा ही गैस बन जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से जब सीधी गैस बन जाती है इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से जब ठोस बनता है तो इसे निक्षेपण या फिर प्रतीप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे किसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़ आपको वैसे पता होगी कि जैसे ये आइस है, ठीक है, ये वाटर है, ये हमारे वाटर है, और ये वेपर है, वाटर वेपर है। जब आइस है तो मेल्ट होती है तो हमारे वाटर बन जाता है जो एक लिक्विड फॉर्म में। जो वाटर है जब इवेपोरेट होता है तो गैसीय फॉर्म में बन जाता है, जिसे वाटर वेपर कहते हैं। जब वाटर वेपर क्या है, कंडेंसिंग होती है तो फिर क्या वाटर में बदल जाएगा। वाटर को जब कूलिंग करेंगे अर्थात फ्रीजिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इस तरह हमारे क्या है, चेंज ऑफ स्टेट होती है, अर्थात सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस किस प्रकार बनती है, इसकी कुछ चित्र हैं, तो आप याद रखेंगे। फिर ऊर्ध्वपातन आपने देखा था, ऊर्ध्वपातन की कुछ उदाहरण है जैसे कि हमारा कपूर है, आयोडीन, शुष्क बर्फ, जैसे हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। अब प्रतीप ऊर्ध्वपातन अर्थात जो गैस से सीधे ठोस में बदलते हैं, तो ये इसके क्या क्या उदाहरण होंगे। जैसे सर्दियाँ होती है, सर्दियों में सीधी जो हवा में जो नमी होती है वह सीधी बर्फ बन जाती है, अर्थात सर्दियों में जब पाला पड़ता है वह प्रतीप ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनका जो अंतर परिवर्तन है वो किन पर निर्भर है, वो दो कारकों पर निर्भर होता है। एक तो तापमान में परिवर्तन हुए और एक दाब में परिवर्तन। किन पर निर्भर करता है, तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब एक नया टॉपिक आता है हमारा, गैसों का ध्रुवीकरण। हम क्या करेंगे, गैसों का ध्रुवीकरण कैसे कर सकते हैं। तो गैसें होती है इनको आप किस तरह से द्रव में बदल देते हो। जैसे हमारे एलपीजी आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जबकि गैस है जबकि लिक्विड भी है। तो हम क्या करते हैं कि दाब में वृद्धि करते हैं। गैसों को जब द्रव में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, दाब में वृद्धि करेंगे। दाब में वृद्धि करने पर क्या होता है, एक निश्चित मात्रा तक आयतन कम हो जाता है। दाब में जब वृद्धि की जाती है तो एक निश्चित मात्रा तक क्या होता है, आयतन कम हो जाता है। और आयतन कम होने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। आयतन कम होने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। और गैस के अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब गैस को द्रवित करने में क्या, दाब की अपेक्षा ताप का योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गैस को यदि आप द्रवित करना है तो दाब तो ठीक है, लेकिन आपका ताप इसके अंदर मेजर रोल निभाता है। महत्वपूर्ण कौन निभाता है, ताप निभाता है। अब गैसों का द्रवीकरण है उच्च दाब और निम्न ताप पर ही संभव है। गैसों का द्रवीकरण क्या होता है, उच्च दाब और निम्न ताप पर ही संभव होता है, इससे कम पर संभव नहीं है। अब गैसों के द्रवीकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि अर्थात कौन कौन सी विधि से गैसों से हम सीधा द्रव बना लेते हैं, और वो कौन कौन सी है। पहली आती है हमारी क्लॉड विधि। कौन सी, क्लॉड विधि। परीक्षा में आए तो आपको ये विधियाँ बतानी चाहिए, क्लॉड विधि, फिर फैराडे विधि, फिर लिंडे विधि। तो गैसों के द्रवीकरण की कौन कौन सी विधियाँ है, फैराडे विधि, क्लॉड विधि और लिंडे विधि। तीन विधियों के नाम याद रखेंगे जिससे आप गैस से सीधे ही द्रव बना सकते हैं। फिर आता हमारे कौन सी, क्रांति किताब किस। तो क्रांति किताब किसे कहते हैं वो देखते हैं, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। क्रांति किताब, एक सॉरी ये तो गलत हो गया,
क्रांतिक ताप के बारे में बात करें जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो वो ताप जिससे ज़्यादा ताप करने पर, वो ताप जिससे हम यदि ज़्यादा ताप कर दें तो गैसों को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। अर्थात एक निश्चित तापमान होता है, उस तापमान पर ही आप गैसों से द्रव में बदल सकते हो, गैसों को क्या आप द्रव में बदल सकते हो। उससे ज़्यादा यदि ताप बढ़ा दोगे तो आप चाहे कितना ही दाब को बढ़ा दो, लेकिन उससे कम ताप पर आप दाब बढ़ाकर भी गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता। अर्थात मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उस तापमान पर ही गैसों को आप द्रव में बदल सकते हो। यदि उससे ज़्यादा ताप कर दोगे तो आप उन गैसों को कभी भी द्रव में नहीं बदल सकते, चाहे दाब कितना ही बढ़ा लो। अब वही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तापमान कितना होता है, -31.1 डिग्री, इतना तापमान होना चाहिए। इससे यदि आप तापमान बढ़ाने का प्रयास करते हो, यदि 31 से आप 30 भी करते हो, 28 भी करते हो ना माइनस में, तो माइनस में तो पता समझते होंगे आप उल्टा चलता है। तो यदि 31 से आपने 30 भी किया तो आप कार्बन डाइऑक्साइड से कभी भी द्रव में नहीं बदल सकते। ऑक्सीजन के लिए होता है -119 और नाइट्रोजन के लिए क्या होता है -146। इस ताप से कम ही रखना पड़ेगा, इस ताप से आप ज़्यादा ताप नहीं बढ़ा सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम क्रांतिक दाब की। तो क्रांतिक दाब भी इसी यही होगा कि क्रांतिक ताप पर वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। अर्थात ताप को की तो हमने देख ली क्रांतिक ताप की, लेकिन क्रांतिक दाब भी वही होता है कि जिस दाब पर क्या होता है हम गैसों को द्रव में बदल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कौन सा, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल केल्विन प्रभाव। कौन सा, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल केल्विन प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी इसमें। कि जब क्या होता है किसी गैस को उच्च दाब से, क्या होता है जब किसी भी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सैद्धांतिक डाट द्वारा प्रसारित किया जाता है, तब उसके ताप में कमी आने लगती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि अब चित्र में भी देखते हैं। चित्र में जब हम देखते हैं तो दो बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो थोड़ा कंडेंस है और एक में क्या थोड़ा हल्का रंग है। अर्थात एक में उच्च दाब है, एक में निम्न दाब है, आधा में निम्न दाब है, आधे में उच्च दाब है, और इन दोनों के बीच में एक डाट लगी हुई है, लेकिन डाट के बीच में क्या है, छेद है। डाट के बीच में क्या है, छेद है। और इसमें तो वायु क्या है, संपीड़ित है। वायु कैसे संपीड़ित है, इसमें क्या प्रसारित है अर्थात फैली हुई है। तो हमें पता है कि वायु किधर से किधर जाएगी। हमें पता है कि वायु किधर से किधर जाएगी, वायु इधर से इधर की तरफ जाएगी, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर को तो हमने कहीं भी चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी तो वायु कैसी हो जाएगी, वायु ठंडी हो जाएगी। वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इसी बात को हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। और इसी वजह से हमारे फ्रिज भी ठंडे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, गैसों को एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, नलियों के जरिए भेजा जाता है, और जैसे वहाँ पहुँचती है तो वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और यही जूल थॉमसन प्रभाव रेफ्रिजरेटर में काम आता है। फिर एयर कंडीशनर इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। एयर कंडीशनर्स क्या करते हैं, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। फिर एलपीजी और सीएनजी की बात करते हैं। उनमें भी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए इन दोनों में क्या अंतर है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब घटकों की बात करें, एलपीजी के क्या क्या घटक होते हैं। इसके मुख्य घटक हमारे ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और एथेन। ठीक है, कौन कौन से, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और आइसोब्यूटेन। सीएनजी के मुख्य घटक होते हैं हमारे मेथेन, और इसमें कुछ मात्रा में प्रोपेन भी होता है। कुछ मात्रा में प्रोपेन होता है, लेकिन मीथेन इसका मुख्य घटक होता है, किसका, सीएनजी का। फिर उत्पत्ति की बात करें, एलपीजी की उत्पत्ति कैसे होती है, जब कच्चे तेल के कुएँ होते हैं उनके, या फिर सीधे कच्चे तेल का प्रभाजी आसवन से हम एलपीजी गैस की उत्पत्ति कर सकते हैं। जबकि सीएनजी क्या है, तेल के कुएं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है, जिसे बाद में दबाव डाल के द्रव में बदला जाता है। इस तेल के कुएं से सीधे ही प्राप्त किया जाता है सीएनजी को, जबकि एलपीजी को कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त करते हैं।
जो हमारा एलपीजी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुकिंग गैस कहते हैं। एलपीजी को क्या बोलते हैं, कुकिंग गैस कहते हैं। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी से ज़्यादा होती है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सीएनजी से ज़्यादा होती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में रिसाव हो जाता है, और रिसाव से की पहचान के लिए इसमें क्या कहते हैं, एथिल मर्केप्टन, जिसे थायोएथेनॉल या सल्फर होता है कहते हैं, वह मिलाया जाता है ताकि यदि लीकेज हो तो तुरंत पता लगाया जा सके। सीएनजी को परमाणु हितैषी गैस माना जाता है क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है और इसमें प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए सीएनजी को क्या कहते हैं, पर्यावरण हितैषी गैस माना जाता है। अब गैसों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी है। पहला मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करें तो 1984 में जो भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी वह इसी गैस के कारण हुई थी। किस गैस के कारण, MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट, जो 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तब की बात है। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके अंदर इसका रिसाव हो गया था। और किस कंपनी के द्वारा किया गया था रिसाव, ये कंपनी थी हमारी यूनियन कार्बाइड, जो क्या करती थी, कीटनाशक बनाने का कार्य करती थी। जो क्या करती थी, कीटनाशक बनाने का कार्य करती थी। उस कंपनी के द्वारा क्या मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का जो रसायन है अर्थात गैस है वह रिलीज हो गई थी हवा में, जिससे काफ़ी लोग मर गए। फिर अगली आती है हमारी स्टाइरिन गैस। स्टाइरिन गैस की बात करें तो 2020 में विशाखापट्टनम में एक LG पॉलीमर्स केमिकल प्लांट था। कौन सा, LG पॉलीमर्स केमिकल प्लांट था, उसमें रिसाव हो जाता है और उस रिसाव की वजह से क्या है, स्टाइरिन गैस निकल जाती है। फिर इसके बाद आती है हमारी वायु अंगार गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस है, वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस या फिर उत्पादक गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो कोक होता है और एक वायु होती है। क्या, कोक और वायु होती है। कोक में फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस। तो ये ऊष्मा स्रोत के रूप में इसको काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लिया जाता है, ऊष्मा के स्रोत के रूप में इसको काम में लिया जाता है। फिर आते हैं आपके भाप अंगार गैस। कौन सी, भाप अंगार गैस क्या होती है, वो कोक और जलवाष्प दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ऊष्मा के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। फिर आती है हमारे कोल गैस। कौन सी गैस, कोल गैस आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और मीथेन, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, कोल गैस। कोल गैस किस किस से मिलकर बना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी कोल गैस बनती है, जिसका उपयोग किस में करते हैं, ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं कोल गैस का उपयोग। फिर आता है एथिलीन गैस। एथिलीन को तो आप पादप हार्मोन के रूप में भी पढ़ते हैं। एथिलीन गैस की बात करते हैं, एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में और पॉलीथीन बनाने में। क्या पॉलीथीन क्या होती है, एथीन के पॉलीमर्स होते हैं। फिर आता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है किसमें, फलों को पकाने में, ऑक्सीजन के साथ गैस वेल्डिंग करने में। ऑक्सीजन के साथ गैस वेल्डिंग करने में और फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है टीयर गैस, जिसे अश्रु गैस भी कहते हैं। कौन सी, टीयर गैस, जिसको क्या बोलते हैं, अश्रु गैस भी कहते हैं। और क्लोरो एसिटोफिनॉल, क्लोरोबेंजाइल मेलेनाट्राइल, ये क्या होते हैं, ये अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं, जिसका उपयोग किस में करते हैं, पुलिस के द्वारा जब भीड़ होती है तो भीड़ को जब नियंत्रित करना होता है तो उसमें अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, अश्रु गैस का उपयोग करते हैं। फिर आती है हमारी हास्य गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। हास्य गैस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। और लाफिंग गैस क्या होती है, यह नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, दर्द निवारक और शामक औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, दर्द निवारक और शामक औषधि के रूप में जो शांति और आनंद की अनुभूति देती है, उस रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हास्य गैस का। तो क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो आनंद की अनुभूति देती है। फिर आती है आपकी बायोगैस। कौन सी गैस, बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जब जीवाणु के द्वारा अपघटन किया जाता है तो उससे हमारी बायोगैस या गोबर गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, बायोगैस या गोबर गैस प्राप्त होती है। इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटक की बात करते हैं, इसमें मैथेन तो 65% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया होती है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है जो बायोगैस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जवाब होगा मैथेन, जबकि CNG में भी मैथेन ही
होती है, कुछ मात्रा में प्रोपेन भी होती है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? कुकिंग गैस के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? कुकिंग गैस के रूप में भी करते हैं। अब ऊर्जा का यह नवीकरणीय स्रोत है। बायोगैस क्या होता है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत के रूप में काम करता है। फिर आता है हमारा मार्श गैस या स्वैम्प गैस। कौन सी गैस? मार्श गैस या स्वैम्प गैस की बात करें, जिसको बोग गैस भी कहते हैं। ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का मिश्रण है। किसका? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का मिश्रण क्या है? मार्श गैस, स्वैम्प गैस या बोग गैस। जिसका निर्माण क्या? घास के मैदान, दलदल में प्राकृतिक रूप से होता है। जिसका निर्माण कहाँ होता है? घास के मैदान में दलदल के रूप में प्राकृतिक रूप से होता है। कौन सा? मार्श गैस या स्वैम्प गैस या फिर बोग गैस। फिर आता हमारा हाइड्रोमेथेन, मेथेन क्लोरथेट और मेथेन हाइड्रेट। हाइड्रोमेथेन, मेथेन क्लोरथेट और मेथेन हाइड्रेट, ये तीनों की बात करें तो समुद्र में पड़ी हुई जो बर्फ़ होती है, इनके बीच में फंसी हुई गैस होती है मीथेन। वो गैस के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करती है। कौन कौन सी? हाइड्रोमेथेन, मेथेन क्लोथरेट और मीथेन हाइड्रेट। ये क्या होती है? जो हमारी बर्फ़ होती है ना, समुद्र में पड़ी हुई होती है, जो अंडमान निकोबार, आर्कटिक आइलैंड, तो इन आइलैंडों के बीच में जो बर्फ़ होती है, इन बर्फ़ के बीच में ये वाली गैस फंसी हुई रहती है। कौन सी? हाइड्रोमेथेन, मेथेन क्लोथरेट और हमारे मीथेन हाइड्रेट। तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। ऐसे लेक्चर को देखने से आपको कभी भी ये चीज़ें याद नहीं होगी। आपको इसके लिए बार बार चीज़ों को देखना पड़ेगा और रिवीजन करते रहना पड़ेगा। फिर आती है हमारी ऑक्सीजन गैस। कौन सी आती है? ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के जीवों में वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है? वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लिए काम आती है। आग जलाने हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। क्या करते हैं? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। द्रवित ऑक्सीजन का संग्रहण हमारे -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जा सकता है। अर्थात द्रव को ऑक्सीजन गैस है, उसको यदि 183 डिग्री पे से हम कंप्रेस करेंगे तो उसको द्रव में बदला जा सकता है। और द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग किस में करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन के अंदर ऑक्सीकारक के रूप में। जबकि अपचायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। दो गैसें होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो अपचायक के ईंधन के रूप में और ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। फिर आती है हमारी हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की गैस है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है क्योंकि 1 नंबर पे आती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। सबसे सरल रूप भी यही होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे इसके एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, दूसरा ट्राइटियम, अर्थात जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या? जिसमें एक 0 न्यूट्रॉन होता है उसको तो हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है उसको ड्यूटेरियम, 2 न्यूट्रॉन वाले को ट्राइटियम कहते हैं। और ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है और इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। द्रवित हाइड्रोजन का संग्रहण कब किया जाता है? -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? द्रवित हाइड्रोजन का संग्रहण किया जाता है। आगे जो देखें, द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं उसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? द्रवित हाइड्रोजन का। फिर आती है हमारी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। प्रकृति या प्रकृति की बात करें तो निष्क्रिय गैसों के समान होती है नाइट्रोजन गैस, अर्थात अन्य गैसों के साथ समानता विक्रिया नहीं करती, जिससे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम आपके ये थैलियाँ आती, कुरकुरे की थैलियाँ, मैगी तो नहीं, लेकिन ये थैलियाँ होती है जैसे आपकी चिप्स की थैलियाँ, तो उसमें आप सोचते हैं कि इसमें हवा क्यों भरी रहती है? इसमें हवा नहीं भरी जाती, जबकि इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। द्रवित नाइट्रोजन का संग्रहण किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित नाइट्रोजन का संग्रहण किया जाता है। द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग क्या? डांस फ्लोर पर धुआं बनाने के लिए भी किया जाता है। तो धुआं होते हैं डांस फ्लोर पर, यदि आपने देखो पुरानी पिक्चरों के अंदर, आज तो शादी ब्याह के अंदर सभी जगह ये किया जाता है। तो जो डांस फ्लोर होते हैं, साथ ही साथ जो दूल्हा दुल्हन के स्टेज होते हैं, वहाँ पर क्या है? धुआं उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। और उसके लिए आप किसका प्रयोग करेगा? द्रव नाइट्रोजन का। द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग क्या? बैलों के जो वीर्य होते हैं उनको संग्रहण करने के लिए भी किया जाता है।
बैलों का जो वीर्य होता है उसका संग्रहण करने और अन्य जीवित कोशिकाओं और ऊतकों को संग्रहित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस आती है, निष्क्रिय गैस। इन्हें क्या आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा जाता है। निष्क्रिय गैसों को कहाँ रखा जाता है, 18वें वर्ग में रखा जाता है, आवर्त सारणी के। हीलियम के जो परमाणु की बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निष्क्रिय की बात करें तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा, हीलियम। हीलियम के परमाणु की आभारी कक्षा में केवल 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अन्य निष्क्रिय गैसें होती हैं, उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उनका क्या होता है, अष्टक पूरा हो जाता है तथा किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। इनकी क्या होती है, अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती, अर्थात वह प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। प्रयोग की बात करें निष्क्रिय गैसों की, तो ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें, ऐतिहासिक दस्तावेजों को लंबे समय तक यदि संग्रहित रखना है तो निष्क्रिय गैसों के अंदर ही उसको रखा जाता है। जैसे कि हमारा संविधान रखा हुआ है, कुछ समझौते रखे गए थे, तो उनको संग्रहित करने के लिए क्या, निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होती है, निष्क्रिय गैसें होती है। जिसमें हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सब में अष्टक पूरा होता है, जबकि हीलियम में क्या होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या सब हमारे निष्क्रिय गैसें। फिर आती है हीलियम गैसें। कौन सी, हीलियम गैसें। तो हीलियम गैसों के बारे में बात करें हम, तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस होती है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करके कृत्रिम श्वसन के लिए, जैसे हमारे दमा रोगी होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर, तो ऑक्सीजन के साथ क्या, हीलियम गैस को भी मिला दिया जाता है। वायुयान के टायरों में, गुब्बारों को भरने में, इन सब में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ताकि बॉयंसी मिले, अर्थात वह जो उत्प्लावन बल मिलता है ना ऊपर उड़ने के लिए, तो वह वायुयानों को टायरों में इसीलिए भरा जाता है, गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है। कौन सी, हीलियम गैस। फिर आती है हमारी नियॉन गैस। कौन सी गैस, नियॉन गैस। तो नियॉन गैस के बारे में बात करें तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है और निर्वात नली होती है, उसमें नियॉन गैस भरी जाती है। साथ ही साथ विज्ञापन होर्डिंग के जो बल्ब में लाल रंग के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी, नियॉन गैस। जैसे हमारे आपने ये देखा, ओपन कई प्रकार के जो बैनर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो लाल कलर उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन गैस। फिर आती है हमारी कौन सी, आर्गन गैस। आर्गन गैस के बारे में बात करें तो बल्ब और ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ये क्या होता है, बल्ब और ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में इसे मरकरी की वाष्प के साथ भरा जाता है। क्या करते हैं, मरकरी की जो वाष्प होती है उसके साथ भरी जाती है, कौन सी, आर्गन गैस। और ये जो आप देख सकते हैं, आर्गन गैस भरी हुई है और ये मरकरी है, Hg, हाइड्रोजीरम। तो दोनों को साथ साथ भरा जाता है, किसमें, ट्यूबलाइट में, पुरानी जो ट्यूबलाइट होती थी उसके अंदर। फिर आती है हमारी चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस तो देख लिया, अब चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था। इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा युक्त और अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा युक्त और अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं। और ये कण क्या, तो आयन और आयनिक गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में उपस्थित होते हैं, आयन और आयनिक गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। तारों में जो प्लाज्मा अवस्था का निर्माण है उच्च ताप के कारण होता है। तारों में जो प्लाज्मा अवस्था बनती है, जैसे ये चौथी अवस्था होती है जो तारों की होती है, और ये किसकी वजह से होती है, उच्च ताप के कारण होती है। तारों की जो प्लाज्मा अवस्था होती है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर बात करें जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप होते हैं और ट्यूब होती है, इनमें निष्क्रिय गैसें विद्युत प्रवाह के कारण आयनित हो जाती है और प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कर लेती है। जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है या फिर हमारे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, गैसें उच्च प्रवाह के कारण क्या करती है, आयनित हो जाती है। जो गैसें होती है वो क्या करती है, उच्च प्रवाह, विद्युत का प्रवाह के कारण क्या होती है, आयनित हो जाती है और क्या करती है, प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कर लेती है। तो आप देख सकते हैं, पहली अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर चौथी कौन सी है, प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी। अब 5वीं अवस्था आती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसका विचार कर 1924 में आइंस्टीन के द्वारा, सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा दिए गए जो क्वांटम सिद्धांत निर्माण के सिद्धांत था, उसके आधार पर किया गया था। अतः इस अवस्था को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहते हैं। ये पदार्थ की वो अवस्था जहाँ परमाणु या कण का तापमान परम शून्य कर दिया जाता है, कि जैसे प्लाज्मा अवस्था थी उनसे गर्म किया जाता है, लेकिन ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में इसको ठंडा किया जाता है। और कितना, परम शून्य ताप पर, अर्थात -273 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन पर
ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने पर क्वांटम का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठंडे पे तो ये अवस्था, जैसे पांचवी अवस्था, फिर ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था कौन सी होती है हमारी, प्लाज्मा अवस्था, जिसे गर्म किया जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये हमारा पदार्थ की अवस्था का भाग 2 था। इससे पहले भाग 1 था, तो उससे पहले उसे देखें। ये केमिस्ट्री के और फिजिक्स के टॉपिक्स थे। ये नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हमारे, उनको समझने में इसमें दिक्कत आती है, लेकिन आप इसे बार बार देखेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, परिभाषाओं को, सूत्रों को लिख लिख कर याद करेंगे, लेक्चर को बार बार देखेंगे, तो आप उनको याद करने में और समझने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।